हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज जो करंट अफेयर्स है 30 तारीख का, वो हम लोग देखेंगे। हम अगर आज कोटेशन की बात करते हैं तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। और ये कहना है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का। क्योंकि आपको अगर रोजगार पाना है तो या कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करनी है तो उसके लिए आपको पूरी लगन चाहिए, पूरी शिद्दत चाहिए होती है। और आपको उसके लिए अपनी नींद चैन तक गंवानी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत के पश्चात ही वो चीज़ें मिल रही होती है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये रहा मेरा महादेव पाठशाला चैनल। और ये अभी यहाँ पे 70 सब्सक्राइबर है। और हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। और ये जो है सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हो रखा है। तो जो महादेव पाठशाला परिवार है उसने माइलस्टोन ये अचीव किया कि 113 घंटे का जो वॉच आवर्स है, यानी कि 100+ वॉच आवर्स है, वो पूरा कर लिया सक्सेसफुली। तो इसके लिए आपका और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। मुख्य सचिव का मतलब हर एक स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी रहता है। तो उन लोगों का एक सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में, और कहा गया था कि भैया आओ, सभी लोग यहाँ पे आओ। और हम बात करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित हो सकेगा। क्योंकि जो ये सेक्रेटरी होते हैं ना, आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यही देश को चला रहे हैं और यही लोग राज्य को भी चलाते हैं। लेकिन मेन तो इन्हीं का हाथ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनेता होते हैं वो आगे तो होते ही है, फ्रंट पे वो रहते हैं। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अपना धर्मशाला है, धर्मशाला, यहाँ पे पहली बैठक हुई थी। यानी कि जो मुख्य सचिवों का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? धर्मशाला में। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब के सब कहाँ हुए हैं? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी ने खुद की है। मुख्य सचिव ये नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 27 से 28 दिसंबर को हुआ था। और इसका जो मुख्य विषय था वो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी था। स्थान नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी। ठीक। चर्चित ज्वालामुखी बेजिंग, जो बेजिंग है वो किस देश में अभी हाल ही में विस्फोट किया है? तो वो किए भाई साहब रूस में। अगर रूस की राजधानी की बात करते हैं तो ये मॉस्को है। और रूस में एक द्वीप पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है कमचटका। कमचटका द्वीप। यहीं पे ये क्या है? बेजिंग ज्वालामुखी है। पहली बार ये 1956 में विस्फोट की थी। उसके बाद से ये अभी 2025 में विस्फोट की है। यानी कि ये किस टाइप की ज्वालामुखी है? तो ये एक्टिव ज्वालामुखी है। किस टाइप की ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या ऐसा कोई भारत में भी ज्वालामुखी है? तो जी हाँ, भारत में जो ज्वालामुखी है वो बैरन बैरन ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? ये एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में, बैरन आइलैंड पे। बैरन आइलैंड पे एक ज्वालामुखी अभी थी जो हमारे देश में विस्फोट की थी। उसका नाम है बारह टांग। बारह टांग मड वॉल्केनो है। किस टाइप का वॉल्केनो है? मड वॉल्केनो है। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। ये इसके अंदर से क्या निकला था? मड निकलता है। ठीक है। ये देखिए, जब ये फटा था ना तो ये जो धुआं निकला था ये लगभग 11 किलोमीटर ऊपर तक गया था। ये जो इसके धुएं हैं, इसके जो राख है, ये 11 किलोमीटर ऊंचाई तक गए हैं। ठीक। मैं आपको वॉल्केनो को समझा देता हूँ क्योंकि वॉल्केनो से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये समुद्र है। समुद्र है और ये हमारी नॉर्मल सरफेस है, यानी कि सतह है, भूपरपटी है। ठीक है। तो नीचे क्या है कि नीचे जो हमारा जो पृथ्वी है ना, अंदर का जो पदार्थ है इसका तली पदार्थ है। यानी कि ये तरल रहता है। तो ये जो तरल होता है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो गर्मी रहती है तो जो तरल पदार्थ होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। इसमें जो धातु होते हैं सब मिले रहते हैं। इसमें काफ़ी कीमती चीज़ें भी मिली रहती है। तो ये जो पिघली अवस्था में जब रहती है ना, तो ये सोचते हैं कि मैं ज़मीन को तोड़ फोड़ करके बाहर निकलूँ। तो वो क्या काम करते हैं कि धक्का मार रही होती है, पृथ्वी की सतह पे धक्का मार रही होती है। ऐसे धक्का मारी होती है। तो वो देखते हैं कि जो मजबूत सतह रहता है तो वो तो नहीं टूटता है। लेकिन जहाँ पे वो थोड़ा सा भी पाते कि नरम है तो उसे वो तोड़ फोड़ करके क्या करती है? बाहर निकल जाती है। क्या होता है? बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो तरल पदार्थ नीचे रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। जब ये तोड़ करके जिस नली से बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं, यानी कि नलिका बोलते हैं। क्या है? इसको मेन वेंट बोलेंगे। ये मेन नलिका है। उसके बाद अगर ये जो, अगर किनारे साइड से भी अगर चटक गई, धरती चटक गई, साइड से भी अगर निकल रहे हैं तो उसे सेकेंडरी वेंट बोलते हैं, यानी कि सेकंड नलिका बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा में क्या क्या रहता है? मैग्मा में एक तो पदार्थ जो है वो है ही, इसमें धुआं भी तो रहेगा, धुआं प्लस पानी रहेगा। क्योंकि जो बाहर निकलेगा तो जो धुआं है
वो और पानी ये बाहर निकलते हैं, और इसके साथ जो मैग्मा रहता है, मैग्मा भी कुछ ऊंचाई तक जाता है। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो मैग्मा वजन होने के कारण ये किनारे किनारे ऐसे निकलने लगता है। तो जब मैग्मा बाहर निकलता है और जब सतह पर आता है तो इसी मैग्मा को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। लेकिन मैग्मा जब निकल रहा होता है तो जो मेन वाला रहता है, जो मेन मुंह रहता है जहाँ से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। तो यही जो ऐसा धुआं है जिसमें धुआं, एस मतलब राख हो गया, धुआं और पानी है, इसी को एस बोलते हैं। ये कितना ऊंचाई तक गया है, तो ये गया 11 किलोमीटर तक ऊपर गया है। बेजिमियानी जो है रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित एक स्ट्रेटो वाल्केनो है, सक्रिय है। लेकिन स्ट्रेटो का मतलब हो गया ये शंकु के आकार का है। कैसे आकार का है, शंकु के आकार का। 2025 के अंत में फिर से ये सक्रिय हुआ है। फर्स्ट टाइम 1956 में, सेकंड टाइम अभी हुआ है 2025 में। अगर मोस्ट एक्टिव वाल्केनो की बात करते हैं तो किलुआ है, और किलुआ जो ये हवाई, जो हवाई द्वीप है वहाँ पे है। कहाँ पे, यूएसए में। 12 टांग मड वाल्केनो मैंने आपको बता दिया, अंडमान निकोबार में इंडिया के। और ये देखिए, ये आपका कमचटका पेनिनसुला है। ठीक। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में हथियारों के संदिग्ध जानकारी मिलने पर किस देश के बंदरगाह पे हमला किया है, तो यह किया है यमन। और यमन की जो राजधानी वो क्या है, सना। यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है, मुकाला, मुकाला पोर्ट। और सऊदी अरब को ऐसा पता चला कि भाई साहब यहाँ पे एक जहाज आई है, शिप आई है, और उस शिप में क्या है, वेपन्स है, वेपन्स है। और इसने जाके उस पर अपना F-15 फाइटर जेट लिया और जाके उस पर मार दिया, धड़ाम दे, और वो खत्म हो गया। आप इसका देख सकते, देखिए। सऊदी ने यमन पर हमला बोला, यमन में जो मुकाला पोर्ट है उस पर ये हमला बोल दिया। ऐसा हुआ किस लिए था, तो सऊदी अरब ने यमन में जोरदार हवाई हमला किया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के वायुसेना ने यमन के मुकाला बंदरगाह पर यूएई के भेजे हथियारों को निशाना बनाया। यानी कि इसने ये यमन पर हमला नहीं किया है, इसने किया था कि जो शिपमेंट आया था जिसमें हथियार थे उस पर हमला किया है। लेकिन किसी देश के अगर आप पोर्ट पे हमला करेंगे तो वो उस देश पे हमला माना जाएगा। ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि यमन, सऊदी अरब एंड यूएई, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इन लोगों के बीच में कड़क वाला एकदम तानातानी चल रहा है। अब सोचेंगे कि ये यूएई क्यों आ गया, तो यूएई भाई साहब इसलिए आया है कि यूएई के बीच में, यूएई के पास ना एक फुजैरा पोर्ट है, और ये जो जहाज़ थी ना वो इसी पोर्ट से आ रही थी। यानी कि यूएई से चल के यमन आई थी, और सऊदी अरब ने क्या काम किया कि उस शिप को उड़ा दिया। इस वजह से यूएई के बीच में एकदम तानातानी चल रही है। ये ऐसा मतलब सऊदी अरब का कहना है कि जो ये हथियार थे ना, जो वेपन आ रहे थे, वे ये वेपन किसको दिए जाने वाले थे, ये हूती, जो हूती समुदाय है उनको दिए जाने थे। और ये जो हूती समुदाय, इसको कौन प्रमोट करता है, तो इसको प्रमोट करता है ईरान। किस लिए, ये जो हूती है ये इजराइल, जो इजराइल देश है उनके यहाँ ये आतंकवाद फैलाते हैं, यानी कि विद्रोह मचाते हैं। तो इसलिए सऊदी अरब इजराइल का साथ देते हुए इन पे हमला कर दिया है। ठीक। ये आपका 15 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे हमला किया, पूरा एकदम धुआं धुआं कर दिया। तो यह है यमन, और यमन की राजधानी सना होगी, सना। और आप देख रहे हैं कि यमन जो है वो जिबूती और इरिट्रिया के सामने है एकदम। और ये गल्फ ऑफ आदेन, यहाँ पे कहाँ पे, अरबियन सी में गल्फ ऑफ आदेन जो है वहाँ पे मतलब मिलता है। और यहाँ पे एक स्टेट मिलता है, स्टेट का मतलब हो गया जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। यह क्या करता है कि जो दो जमीन वाली जो बॉडी होती है, यानी कि सरफेस जो बॉडी होती है उसको अलग करने का काम करती है, और पानी वाली जो बॉडी है उसको मिलाने का काम करती है। तो कौन सा है, बाबे मंडल, बाबे मंडल स्टेट है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाबे मंडल किन दो पानी वाली बॉडी को मिलाती है, तो ये मिलाती है अरबियन सी, या अरबियन सी अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो बोलेगा रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन। इन दो बॉडी को मिलाने का काम करते हैं बाबल मंडल। ठीक। चौथा सवाल है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने बढ़ते डिजिटल चलन के कारण अपनी 400 वर्ष पुरानी डाक सेवा परंपरा को बंद करने का निर्णय लिया है, तो ये भाई साहब डेनमार्क है। डेनमार्क ने निर्णय लिया। डेनमार्क ऐसा देखा कि जब जब से डिजिटल चलन आया है तो उस समय से हमारे जो देश में मतलब फिजिकल जो डाक है, फिजिकल डाक जो है उसके जो चलन है वो 90% तक गिर गई है, यानी कि कोई फिजिकली कुछ भेज ही नहीं रहा है। तो जब उसने ऐसा देखा तो बोला कि भैया आप इसको बंद ही कर देते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसने क्या काम किया है, बंद कर दिया। पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1900, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार स्टार्ट हुआ था 1624 में। और उसके बाद 2025 में देखिए इसने बंद कर दिया। ठीक है।
यह सेवा 1624 में स्टार्ट हुई थी और 400 साल पुरानी थी। किस लिए हुआ था? 90% जो था उसके लिए। इसका जो सरकारी पोस्ट है वो क्या सरकारी डाक कंपनी पोस्ट नार्ड है, जो आप पत्र नहीं पहुंचाएगी। इसके पास अब जो काम रहेगा वो केवल पार्सल को पहुंचाएगी, और सड़कों पर जो लाल मेल बॉक्स है वो अब हटाया जा रहा है। इसका भविष्य क्या हो सकता है, क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति जो पहले के लोग हैं उन्हें इंटरनेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये क्या है कि उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो सकती है। डेनमार्क ऐसा करने वाला जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और ये जो साल 1624 से चली आ रही थी परंपरा, उसको इसने समाप्त कर दिया। अगर हम बात करते हैं कि डेनमार्क की, तो डेनमार्क जो है एक नॉर्डिक देश भी है और स्कैंडिनेवियन देश भी है। तो पहले स्कैंडिनेवियन को देखिए। स्कैंडिनेवियाई देशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है। जब इसी में हम फिनलैंड फिनलैंड एंड आइसलैंड अगर और देखेंगे तो इसमें डेनमार्क का एक ग्रीनलैंड भी है। ठीक, जब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये नॉर्डिक देश हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्डिक देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये क्या कह जाते हैं, ये स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, लेकिन इसमें फिनलैंड, आइलैंड और एक ये जो ग्रीनलैंड है, इनको भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्डिक देश। अगर आप देखेंगे तो जो डेनमार्क है उसकी जो राजधानी है वो कोपनहेगन है, और इसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ सी है, ऊपर इसके ग्रेक स्टेट है। ठीक, बगल में कैटेगेट बे है यानी कि खाड़ी है, और डेनमार्क के बगल में ही बाल्टिक सी है। ये चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी के ऊपर है और डेनमार्क के राइट साइड में। ये मेरा महादेव पाठशाला जो है ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पे 44 सब्सक्राइबर है, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम अपने देश के लिए देखेंगे तो हमारे देश में क्या सिस्टम चल रहा है, तो हमारे देश में जो सबसे पहले था, सबसे ब्रिटिश काल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो 1766 में लॉर्ड क्लाइव जो था वो पहली डाक व्यवस्था शुरू करता है, और 1774 में जो वारेन हेस्टिंग्स है वो कलकत्ता में अपना पहला डाकघर खोल देता है। क्या करता है, पहला डाकघर खोलता है, और इसे जनता के लिए भी खोलता है। 1854 में यानी कि 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो है ये पूरे राष्ट्र के लिए खोलता है, यानी कि पूरे देश के लिए खोल देता है। ठीक, अगर और बात करते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों की, तो 1852 में सिंध में पहला डाक टिकट जारी हुआ था, और 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। अगर 1879 में पोस्ट कार्ड शुरू हुआ था, 1911 में पहला हवाई डाक सेवा स्टार्ट हुआ था। हवाई डाक सेवा कब स्टार्ट हुआ था? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। पिन कोड वाली यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर वाली जो अभी आप देखते हैं पिन कोड बार बार पूछा जाता है, वो सिस्टम कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1972 में, और स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। बोला जा रहा है कि रूस ने परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइल को किस देश में तैनात की, किस टाइप की है? तो ये आर्सेनिक जो मिसाइल है वो परमाणु लेकर जा सकती है, यानी परमाणु हथियार को अपने साथ लेके जा सकती है। तो ये कहाँ पे? तो ये बेलारूस में किया है। बेलारूस जो है यूक्रेन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे सड़क के कहाँ जा रहा है, ये रसिया के पास चला गया। तो रसिया बोला कि मैं अपना आर्सेनिक मिसाइल क्या करने वाला हूँ, तैनात करने वाला हूँ। बेलारूस बोला भैया कहाँ? तो रसिया बोला तुम्हारे यहाँ। तो बोला कि ठीक है कर लो। तो अब ये करने वाला। यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध कब से चल रहा है? तो 2022 से इनके बीच कोई शांति समझौता हो ही नहीं रही है, और कोई करा भी नहीं पा रहा है। ठीक, अगर हम आर्सेनिक मिसाइल की बात करते हैं तो ये 500 से 5500 किलोमीटर तक का उड़ान भर सकती है। और सोवियत युग जब था ना, जब यूएसएसआर अलग नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि एक समझौता किया गया था कि भाई साहब जो परमाणु हथियार है उन पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन किसी ने माना नहीं फिर भी। और वाशिंगटन का मतलब हो गया यूएसए, एंड मॉस्को का मतलब हो गया रसिया। ठीक है, रसिया, इन्होंने इस संधि को क्या काम किया 2019 में हटा दिया, यानी कि खत्म ही कर दिया इस संधि को, कि भाई साहब हम ऐसे हथियार बनाएंगे भी है और इसका यूज भी करेंगे। ऐसा रसिया का मानना है। रसिया ऐसा कर क्यों रहा है? रसिया ऐसे ऐसे चीज़ों का इसलिए बना रहा है क्योंकि वो यूरोपीय देशों से पूरा टक्कर लेने के एकदम फिराक में है। ठीक है, बोला जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कि बैलिस्टिक मिसाइल एक जो होती है ना वो गाइडेड मिसाइल होती है। क्या होती है? गाइडेड मिसाइल होती है, जिसे अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए ना एक बैलिस्टिक यानी कि धनुष के आकार का उसे एक आकार लेना पड़ता है, धनुष टाइप एक आकार लेना पड़ता है। जैसे ये शुरू में जब ऊपर जाते हैं तो ये किसका यूज करते हैं? वो तो इंजन जो फ्यूल होता है उसका यूज करते हैं। फिर ऊपर जाते हैं वो फ्यूल से हट जाते हैं, और वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करने लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके फिर एक बार वो वायुमंडल से निकल करके फिर वो सतह वायुमंडल में आते हैं, और आकर के जो टारगेट होता है उसे हिट करते हैं, चाहे वायुमंडल में ही कर देते हैं या चाहे अगर सरफेस पे रहते हैं तो वहाँ पे हिट करते हैं। अगर प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल अगर इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में अग्नि है, और अग्नि की
प्रमुख टाइप हैं, जैसे अग्नि 1 हो गया, अग्नि 2 हो गया, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 अगर इसकी खास बात देखेंगे तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज़ आप याद रखिएगा किस टाइप का है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो पृथ्वी है ना, वो कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 इसके टाइप है। अगर एक अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में इंजन से जाता है, फिर बाद में वो इंजन से अलग हो जाता है और उसके बाद एक सांप धनुष जैसा आकार लेता है। उसके बाद जाके वो वायुमंडल से निकल करके हिट करता है टारगेट को। हाँ, एक चीज़ और है कि जो मिसाइल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप नहीं, मतलब हाइपरसोनिक, ये उनके ध्वनि के ऊपर है, हाइपरसोनिक और एक सुपरसोनिक। सुपरसोनिक तो इनको कैसे मापा जाता है, ये जो मैक है ना, मैक मैक क्या है, तो मैक जो है ना, ध्वनि को मापने की एक इकाई है, ध्वनि की स्पीड को मापने की एक इकाई है। अगर सुपरसोनिक अगर कोई मिसाइल है तो उसकी जो स्पीड होगी वो 1 मैक से 5 मैक होगी। और 5 मैक से ऊपर वाली जो मिसाइल रहेगी उसे क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। ये जो हमारा मिसाइल है कि आर्सेनिक जो मिसाइल है, ये मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है ना वो 10 मैक है। 10 मैक है, तो ये किस में जाएगा, ये हाइपरसोनिक में जाएगा। ठीक है। बोला जा रहा है कि DRDO ने अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वो प्रलय का किया है। प्रलय नामक जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया है और ये सक्सेसफुल भी रहा। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि DRDO ने उड़ीसा तट से दूर बहुत कम दूरी वाली जो वायु रक्षा प्रणाली क्रम है, सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। इसे बनाने का काम किसने किया था, तो DRDO प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। ये किस टाइप का मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए। इसका जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर हो सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक नहीं है बल्कि 6.1 मैक है। और ये क्वासी बैलिस्टिक है, यानी कि अर्ध अर्ध बैलिस्टिक है, आधा ही बैलिस्टिक है। ठीक है। इसकी खास बात यह है कि अगर ये इससे आप एक बार छोड़ देते हैं तो इसे फिर आप चाहेंगे तो इसे मोड़ भी सकते हैं, यानी कि मैनूवर कर सकते हैं, जिधर चाहेंगे उधर इसे मोड़ सकते हैं। ठीक। अगर आप बात करते हैं कि इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो ने अभी एक हाल ही में लॉन्च किया था, क्या, सैटेलाइट। कौन सी, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। कब लॉन्च किया था, तो ये दिसंबर 25 में। इसकी खास बात क्या थी, इसरो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करके पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा ली। और ये 6100 किलोमीटर 6100 किलोग्राम का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट इसने भेजा है। ठीक है, पूरे दुनिया में। उसके बाद इसरो ये कर रहा है कि इसरो का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है जिसको बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे है, ये है श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। ये एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। एक विक्रम साराभाई भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि सतीश धवन से लॉन्च किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, सैटेलाइट को भेजा जाता है। किंतु विक्रम साराभाई में क्या है कि यहाँ पर जो रॉकेट होता है ना उसको बनाया जाता है। रॉकेट को बनाया, जैसे PSLV, GSLV और हमारा जो LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो इन सब रॉकेटों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि ये अगर देखेंगे आप तो ये रॉकेट हो गया और इसके ऊपर जो होते हैं, ये इसमें जो पेलोड वाला सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट लगाई जाती है। तो ये रॉकेट जो होता है वो सैटेलाइट को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस रॉकेट का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। और इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, थुम्बा में। ये कब से काम कर रहा है, तो 1963 से ये काम कर रहा है। 1963 में थुम्बा नाम से बना था और 1971 में ये किस नाम से बन गया, 1971 नहीं बल्कि 72, 1972 में ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाने लगा। तो हमारे पास अभी केवल एक ही जो श्री हरिकोटा में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वही केवल रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट मतलब सैटेलाइट को भेजने के लिए वही यूज किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में एक जो जगह है थूथीकुड़ी जो जिला है, वहाँ पे कुलार शेखर पट्टिनम करके एक बन रहा है, लॉन्च पोर्ट बन रहा है, वहाँ से भी अब भेजा जा सकता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं DRDO की बात करते हैं तो पूरा जो नाम है इसका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह कब से काम कर रहा है, तो 1958 से काम कर रहा है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगर आदर्श यानी कि मोटो की बात करते हैं तो बलस से मूलम विज्ञानम, यानी कि जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, विज्ञान, इसका आदर्श वाक्य है। अगर उद्देश्य तो आपको मालूम है। मिसाइल की अगर बात करते हैं तो मिसाइल अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, सौर्य हो गया, आकाश हो गया और पिनाका हो गया, इन सबका ये
यूज करता है। विमान जो है वो हल्का जो विमान है तेजस है, उसको भी इसी ने बनाया है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि जो प्रलय है ना, जो प्रलय है, याद रखिएगा कि प्रलय क्या है। प्रलय एक मिसाइल है, और मिसाइल का जो टेस्टिंग की जाती है वो चांदीपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है? चांदीपुर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। हमेशा जो मिसाइल है उसकी टेस्टिंग कहाँ की जाएगी? चांदीपुर की, क्योंकि एक ही हमारे पास है ये। अगला सवाल है कि भूटान के किस क्रिकेटर ने भाई साहब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? ये भाई साहब अकेले आदमी हैं जिन्होंने पूरे T20 इंटरनेशनल, यानी कि जितना भी इंटरनेशनल में क्रिकेट होता है T20 फॉर्मेट में, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यही आदमी बन गए। पूरा इंटरनेशनली है ये। तो ये भूटान के, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोने। ठीक है। आप देख सकते हैं कि सोनम ऐसे जो है पूरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है। इन्होंने कितने ओवर डाले? 4 ओवर डाले, और भाई साहब ने रन कितना दिया था? 7 रन केवल दिया था। ठीक है। ये अकेले देख लीजिए यहाँ पे, ये बोल भी रहे हो एकदम चुप हो जाओ नहीं तो गेंद सही मारूंगा। सोनम ऐसे कहाँ के रहने वाले? भूटान के रहने वाले हैं, और पुरुष के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। जो खेला गया मैच था वो भूटान बनाम म्यांमार था, और ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच था जो कि गेलेफू भूटान में खेला गया था, और वहाँ पे इन्होंने ये कांड ही कर दिया। बॉलिंग के अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 ओवर किया था इन्होंने, और 8 विकेट लिए थे, और 7 रन केवल दिए थे। अगर पिछला T20 जो रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो पहले भी रिकॉर्ड कायम हो चुका है, और वो जो रिकॉर्ड था उसमें 7 विकेट लेने का ही केवल रिकॉर्ड था। और इन्होंने क्या काम किया कि सबको पछाड़ के अपने नंबर 1 पे आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सयाजुल इद्रिस है, ये मलेशियाई खिलाड़ी हैं, मलेशिया के रहने वाले हैं, मलेशियाई खिलाड़ी है। इन्होंने 7 विकेट लिए थे, किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ, कब? 2023 में। लेकिन अभी 2025 में भी एक आदमी ऐसे आया कि इन्होंने भी 7 विकेट ले लिए। कौन? अली दाऊद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बहरीन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी भूटान के खिलाफ लिया था 7 विकेट, और इन्होंने बोला कि इन्होंने 7 विकेट लिया है, तो सोनम ऐसे ने बोला कि मैं 8 विकेट लेके दिखाऊंगा, वो चाहे कोई भी देश हो, लेकिन मैं 8 विकेट लेके दिखाऊंगा। रीजन क्लास की बात करते हैं तो अगर हमने जो पिछला क्लास में पढ़ा था तो उसका हम रीजन कर लेते हैं कि दुलास्ते जल विद्युत स्टेज 2 परियोजना के पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर बनने के लिए सहमति जताई है? तो वो है आपका चिनाब नदी। ठीक। ईरान ने अभी हाल ही में किस देश के सोयूज रॉकेट का उपयोग करके 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो वो है आपका रूस। आपको मालूम है कि पाया, जफर 2 और कोसर, ये 3 ईरान ने अपने सैटेलाइट भेजे हैं। 2000 साल पुराना जो बौद्ध स्थल अभी हाल ही में खोजा गया, वो कहाँ पे खोजा गया? तो जो बारामूला जिला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे खोजा गया है। RPREX एक्सरसाइज किस संगठन ने आयोजित किया है? तो आपको मालूम है कि भारतीय तटरक्षक बल, जो कि 1978 में बना है, इसने किया है, और ये कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। ठीक। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 के जो विजेता है वो कौन है? तो आपको मालूम है कि मैग्नस कार्लसन है। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये पार्वती अर्का पक्षी बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश वाले बच्चे इस चीज़ को ठीक कर ले कि ये आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS बक्सर में समुद्री यात्रा की। यह पनडुब्बी किस श्रेणी की है? तो यह कलवरी श्रेणी की है, और आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 पनडुब्बी आई थी। इसरो अगले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कौन से नंबर का प्रक्षेपण पैड स्थापित करने वाला है? तो ये तीसरे नंबर का है। तीनों जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा श्रीहरिकोटा, यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा